गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो इस वक्त आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से इस बार का हमारा आरटीपी है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने अब तक अपना कोर्स लगभग खत्म कर लिया है, तो बिल्कुल ये सही वक्त है आरटीपी को देखने का। आप लोगों में से काफी लोग आरटीपी देख भी चुके होंगे और क्वेश्चंस भी ट्राई कर चुके होंगे। आइए हम लोग साथ में मिल करके एक बार आरटीपी को कर लेते हैं तैयार। तो सबसे पहली बात हमारी शुरू होती है हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पर। जो है पहला क्वेश्चन, केस सिनेरियो, आप लोग वहां से अच्छे से देख पा रहे हैं। तो बच्चों सीधा स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिस्टर बी आर मोहंती अराउंड 2 decades बैक along with two of his elder brother and few friends who are pharma and chemical engineer by profession promoted to companies। तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आया कि भाई कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। पहली कंपनी इन्होंने बनाई है वेल माउंट लिमिटेड, जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो वेलनेस प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल में काम कर रही है। भैया कोविड में इससे बढ़िया तो क्या चलेगा, है ना। और दूसरी कंपनी है टेक्स माउंट लिमिटेड, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर करती है काम। During these 2 decades, both companies have grown magnificently। बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से। both the sector expanded beyond चले गए, वो इमेजिन जितना किया था उससे भी कहीं ज्यादा चले गए। both companies went public कंपनी से बच्चों ध्यान रखिएगा, और साथ में उन्होंने लिस्टेड भी करवा रखा है, यानी कि लिस्टेड कंपनियां भी हैं। चलिए जी, बढ़िया बात है। फर्स्ट जो कंपनी हमारी ये सेकंड वाली है, टेक्सटाइल वाली। टीएमएल डिड वेल इन द पास्ट एंड इमर्ज एज अ मेजर एक्सपोर्ट यूनिट, बट इन रिसेंट ईयर द टेक्सटाइल सेक्टर विटनेस स्टिफ कंपटीशन ड्यू टू न्यू एंट्रीज। में नया एंट्रीज आया तो बट ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा। द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्कफोर्स एंड अदर इनपुट मटेरियल इज आल्सो मेड सेक्टर अनप्रॉफिटेबल। और सबसे बड़ी चीज, टेक्सटाइल वाले कहां मारे गए? लॉकडाउन के अंदर हिट द सेक्टर एडवर्सली। यहाँ पे एक तो वैसे ही कंपटीशन, यानी करेला वो भी नीम चढ़ा, है ना, कि वैसे ही कंपटीशन बहुत था, ऊपर से लॉकडाउन हो गया और इनका जो फाइनेंशियल ईयर जो है बॉटम लाइन रेड लाइन हो गई है, मतलब लॉसेस के अंदर हैं ये लोग बराबर। टीएमएल वाज डिक्लेयरिंग डिविडेंड, फिर भी हिम्मत किया, भी डिविडेंड क्लियर किया है। सिंस वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, शुरू से उनका एक ट्रेडिशन बन गया था बच्चों, कंसिडरिंग डिविडेंड एज सिग्निफिकेंट इफेक्ट टू एन इन्वेस्टर। मतलब हमेशा उनका एक इन्वेस्टर को एक तरह का आप कह सकते हो कि अट्रैक्ट करने का तरीका था, वैल्यूएशन पर्पस बढ़ाने से, कि वो लोग दिया करते थे हमेशा अच्छा सा डिविडेंड बराबर। रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द रिसेंट 5 years वाज, पिछले 5 सालों का ये उनका डिविडेंड का रेट आप लोगों को यहाँ पे देके रखा है। 9%, 10%, 8%, 5% एंड 2% का बराबर। बहुत सीधी सीधी सी बात है। 9% 5 साल पहले दिया था और जस्ट लास्ट ईयर उन्होंने 2% दिया है। मतलब डिविडेंड के इतने सारे जब आपको परसेंटेज दे दिए जाए तो समझ जाओ कि भैया डिविडेंड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें जरूर है। The management of TML decided to declare dividend out of profit of the previous year, but obviously current year तो है नहीं, तो पहले से देना चाह रहे हो। TML deals in export hence come under the scanner of enforcement authority who seek। अच्छा, अगला एक पार्ट इन्होंने दे दिया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको चाहिए लास्ट 10 सालों के, स्क्रूटनी फॉर द लास्ट 10 ईयर। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, टीएमएल ने उनको 8 इयर्स जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो दिए, जैसा उनके आर्टिकल में लिखा हुआ भी था कि भाई 8 साल के रखने हैं तो 8 साल के उन्होंने रखे। नाउ टीएमएल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 8 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बराबर ओनली, एंड दैट टू विदाउट एनी रिकॉर्ड ऑफ वाउचर पर्टेनिंग टू सच रिकॉर्ड। यानी उन्होंने पिछले 8 सालों के अकाउंट्स तो मेंटेन किए, बिल्कुल किए, लेकिन उन्होंने उससे रिलेटेड कोई भी वाउचर्स मेंटेन नहीं किए। आगे बढ़ते हैं भाई, यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ पे पढ़ते ही कहीं ना कहीं डिविडेंड का नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने को दिख रहा है। यहाँ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाली बात अपनी होती है बच्चों, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन की झलक इसमें दिख रही है कि मे भी हो सकता है बराबर। आगे बढ़ते हैं। WML यानी दूसरी वाली कंपनी बढ़िया कर रही है, सीजेस आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भैया फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उनके लिए तो भाई साहब अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने अच्छा अच्छा ग्रोथ कमाया, बोथ टॉप एंड बॉटम लाइन पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और काफी सालों में उन्होंने वो कांस्टेंट 20% से डिविडेंड वो हमेशा देते आ रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए उन्होंने 580 करोड़ रुपया बच्चों कमाया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ WML डिक्लेयर 25% डिविडेंड वो देना चाह रहे हैं। फिर से डिविडेंड की बात दिख रही है,
विदाउट ट्रांसफरिंग एनी परसेंटेज टू रिजर्व ऑन 15 जून 2020। चलिए जी, डिक्लेयर किया गया है 15 जून 20 को, रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। 14 जुलाई को सम ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड। अब अपने को पता है कि भाई अपने को 30 डेज के अंदर पैसा जो है वो पेमेंट कर देना चाहिए। आप लोग सब जानते हो, पहले पैसा डिविडेंड में चला जाएगा और वहां से मतलब बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट खोल देंगे और फिर वहां से अपने को पेमेंट करना है। तो डिक्लेयर करने से 30 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। तो पेमेंट हमारा जो है अगर नहीं हुआ है तो उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, अनपेड डिविडेंड में 7 डेज में पैसा डालना है। तो 14 जुलाई बराबर कुछ अमाउंट जो अनपेड रह गया, 1 महीना 30 दिन की बात यहाँ पे हो गई कि भाई अभी तक अनपेड है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कुछ पेमेंट नहीं कर पाए। चलो तो इतना नेग्लिजेंसी भी नहीं है। हैज बीन ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑन 20 जुलाई को इन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया अनपेड के अंदर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, अब चार्टेड अकाउंटेंट भी अपॉइंट हो गए। सीए देव वाज अपॉइंटेड ऑडिटर अंडर 139 भी इसमें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट दिख रहा है, आगे है या नहीं वो देखेंगे। ठीक है, एज इंडिविजुअल कैपेसिटी ड्यूरिंग 17th एजीएम में वो अपॉइंट किए गए 18-19 के लिए। 17वीं 17th एजीएम में उनको अपॉइंट किया है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया। अब इतना बड़ा केस स्टडी है तो देखें क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इन केस ऑफ टीएमएल which of the following statement are correct regarding the declaration of dividend। अब आप सब जानते हो कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स रेडेड अगर लॉसेस हैं और हम देना चाह रहे हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से, तो इनमें से हमारे पास में एक कंडीशन लगती है कि लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज है उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर। तो लास्ट 3 ईयर का मतलब होगा 8 + 5 + 2 बराबर, यानी कि हो गया 15। इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, इनके एवरेज से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, ये लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर। 15 डिवाइडेड बाय मुझे 3 करना है, एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा। तो कितना आता है भाई, क्या 5% की रेट होती है? मेरा मैथ्स बहुत वीक है तो मैं देख लेता हूँ क्या ऑप्शन के अंदर क्या दिया है। तो टीएमएल पहला पॉइंट आया कि भाई डिविडेंड नहीं दे सकती है क्योंकि लॉस है। सेकेंड ऑप्शन आया कि बिल्कुल डिविडेंड दिया जा सकता है, 9% से दिया जा सकता है, 5% दिया जा सकता है, 6.8%। तो बच्चों मेरा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल 5% ही है यहाँ पे। लास्ट 3 ईयर का जो भी आपका एवरेज आता है वो निकाल करके आप उतना डिविडेंड दे सकते हैं। तो हमारा आंसर सीधा सीधा सा सी नंबर, थर्ड नंबर आंसर हमारा हो गया, यानी कि यस 5% से दिया जा सकता है। बराबर क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे। सीए देव who is auditor of WML have to vacate his office of the auditor। अच्छा, ऑफिस छोड़ना है और कैन बी रीअपॉइंटेड, वापस रीअपॉइंट कब हो सकते हैं? ओनली इन। अब बच्चों बहुत सीधा सा है, 17th एजीएम में अगर कोई आ रहा है तो 18, 19, 20, 21 और 22 उस एजीएम में उनको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। क्या कहते हो आप लोग? भाई 17 में आया ना वो, बहुत सीधा सा है। तो यहां से 6th एजीएम देख लीजिए कौन सी हो रही है। तो बट ऑब्वियस 17th से जो आपकी यहां से तो 6th होगी, 17 वाली एक होगी, तो इसको इंक्लूड करते हुए अगर आप देखेंगे तो 22nd एजीएम में इनको करना पड़ेगा टाटा बाय बाय, यानी कि ये हो जाएंगे रिटायर। अब प्रोविजन आपको सबको पता है। अब हमने कहा सर कैसे पता कि रिटायर होना पड़ेगा, कैसे पता रीअपॉइंटमेंट होगा? बच्चों ये वो कंपनी है जो 139(2) के रोटेशन में कवर है। सर कैसे पता लगा? मुझे पता कैसे लगा, आपको भी पता लगा, बिकॉज ऊपर इन्होंने बहुत सिंपली लिख दिया था कि बोथ कंपनीज वेंट पब्लिक एंड स्टॉक ऑफ द सेम लिस्टेड। तो समझ जाइए लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी जितनी भी जो भी होती है सब पे 139(2) अट्रैक्ट होता है, आप लोग जानते हो। और चूंकि ये इंडिविजुअल बंदा है तो 17 में अपॉइंट हुआ, तो 22 वाली एजीएम में इनका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात हो गई, बराबर। और इसको होना पड़ेगा रिटायर। अब चूंकि इंडिविजुअल है तो 5 साल का कूलिंग पीरियड भी लगेगा बच्चों, और कूलिंग पीरियड के बाद में वापस से ये अपॉइंट हो सकता है। तो 22 + 5 ईयर ऐड कर दीजिए बच्चों, 27 में ये वापस से अपॉइंट हो सकता है। क्या कहते हो आप लोग? भाई 22वीं एजीएम में रिटायर तो हो रही है ना? तो रिटायर वाला आंसर तो आपका यहाँ है, लेकिन वापस से रीअपॉइंटमेंट की जब बात आई तो अच्छा, कई लोगों को ये भी सही लगता है, सर कांट बी रीअपॉइंटेड। सर यही तो सही है, बिल्कुल मान लिया, क्योंकि 22nd एजीएम में रिटायर होगा और वहां वापस अपॉइंट नहीं होगा। लेकिन बच्चों ऊपर बोल दिया कि रीअपॉइंटेड
कब हो सकता है ना। तो कान बी रीअपॉइंटेड का मतलब तो ऐसा लग रहा है कि कभी जिंदगी भर नहीं हो सकता, तो उससे बेटर चीज अपने को ऊपर फर्स्ट में दे दी है कि 5 साल के 5 ईयर के कूलिंग पीरियड के बाद 27 में वो वापस से आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर नंबर ए जो है वो एब्सोल्यूट यहाँ पे चला जाएगा, करेक्ट आंसर, मतलब फर्स्ट जो है बी का वो अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए जी, अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है इन केस ऑफ WML विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाली जो हमारी बात थी कि जो डिविडेंड वो लोग देना चाह रहे हैं उसके लिए अपने को क्या करना है। तो बहुत सीधा सा है बच्चों, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो बिल्कुल करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकती है, और रिजर्व में ट्रांसफर करने की वैसे भी अभी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट लिमिटेशन नहीं है, पुराने कंपनी एक्ट में हुआ करती थी, इसमें नहीं है। तो WML कांट डिक्लेयर डिविडेंड गलत है, डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर नीड्स टू ट्रांसफर, रिजर्व में नहीं करना पड़ता है, रिजर्व में करना पड़ता है बिल्कुल भी नहीं। WML कैन डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट विदाउट ट्रांसफरिंग एनी टू द रिजर्व, बिल्कुल सी का फोर्थ नंबर आंसर बच्चों हमारा एकदम करेक्ट चला जाएगा, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, TML वाली कंपनी जो थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने थे, कौन सी चीज सही है, सबसे पहला 10 साल के मेंटेन करने थे, लॉ वॉलेट कर दिया। सेकंड लिखता है कि नहीं लॉ वॉलेट नहीं किया है क्योंकि 8 इयर्स तक की मेंटेन कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ये आंसर ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है अभी तक, तो आगे बढ़ते हैं। TML ने वॉलेट किया है, देखिए इतना फर्क है, यहाँ डजंट वॉलेट या वॉलेट किया, तोड़ा, बिकॉज इट कीप्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 8 इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विदाउट कीपिंग रिलेवेंट वाउचर इन द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी ये चीज सही है, 8 ईयर तक मेंटेन करने थे वो तो सही है, लेकिन वाउचर आपने मेंटेन नहीं किए वही सबसे बड़ी गलती है, तो ये आंसर यहाँ पे जा रहा है, डजन वॉलेट नहीं होगा बच्चों, सीधा सीधा सा आंसर ये है भाई 8 साल मेंटेन करना है। हाँ, कोई इन्वेस्टिगेशन में है और गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया तो ज्यादा भी मेंटेन करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला, तो 8 इयर्स मेंटेन करना था, लेकिन वाउचर्स बुक्स पेपर्स आपने साथ में नहीं रखे, तो ये गलती है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे माना जाएगा कि आपने प्रोविजंस तोड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिगार्डिंग जो WML ने डिक्लेरेशन किया डिविडेंड का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये इन्होंने पूछा है। देखिए लास्ट वाले में WML ने लॉ तोड़ा बिकॉज सम ऑफ डिविडेंड रिमेन अनपेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, नहीं भाई क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ था तो भले ही नहीं पे हो पाया, कोई टेंशन नहीं है। आगे पढ़ते हैं, WML violate the law because unpaid dividend need to transfer to unpaid dividend by 19th July। अब बच्चों डेट का खेल है यहाँ पे, नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। अब इन्होंने वॉलेट नहीं किया है बिकॉज अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर टू अनपेड ऑन 21st of July। बच्चों आप सब जानते हो कि 30 डेज में पेमेंट नहीं हो पाता है तो अगले 7 दिनों के अंदर वो पैसा जो है वो सीधा सीधा सा जा करके अनपेड या अपन कह सकते हैं कि अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के अंदर चला जाना चाहिए, वहां जाके ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास में टाइम खत्म होने के बाद, देखिए 14 जुलाई को पता लगा था, वहां से 7 दिन यानी 21 जुलाई तक की जमा हो जाना चाहिए, और बच्चों 20 जुलाई को वो बिल्कुल डिपॉजिट हो गया है बराबर, तो इसीलिए यहाँ पे कोई टेंशन की तो बात है ही नहीं, कोई लॉ का वॉयलेशन नहीं है, तो डजंट वॉयलेट द लॉ बिकॉज अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्रायर टू 21st of July, तो बिल्कुल सही है, तो अपना थर्ड आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट चला जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा था और साथ में था उसका आंसर भी। चलिए जी नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, फिर से बड़ा सा क्वेश्चन है, देखें क्या कहता है। Mr. Purushottam Prasad, a business graduate from a leading B school running the chain of restaurant, sole proprietor concern है, चेन्नई के अंदर बेस है। मिस्टर प्रसाद बीइंग डायनामिक बिजनेसमैन है, ऑर्डर टू डेवलप द बिजनेस डिसाइडेड टू गिव कॉर्पोरेट फॉर्म, कंपनी बनाना चाह रहे हैं भाई, और बट कंसर्न विद डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस डिसीजन, ये भी चाहते हैं वो, ठीक है। अब मिस्टर प्रसाद जो है ड्यूरिंग सम जर्नी मिलते हैं मिस्टर चिन्मय से, चिन्मय दास, जो स्कूल डेज में उनके फ्रेंड थे और अभी एक कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म में काम करते हैं। चलो भाई सलाह लेने के लिए आ गए ये लोग, मतलब मिल गए इनको ये। मिस्टर प्रसाद उनसे एडवाइस लेते हैं दास से रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न टू कंपनी, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कि भाई उनका इंटेंशन ये है कीप द एंटायर कंट्रोल इन हिज हैंड, कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए। मिस्टर दास उनको कहते हैं अबाउट न्यू टाइप ऑफ कंपनी विच कैन बी फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट, OPC के बारे में उनको बताते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 62, जहां पे डेफिनेशन भी दी है, चलो विच ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, आपको बता दिया गया है बराबर। नाउ मिस्टर प्रसाद फेल्ड OPC से करेक्ट फॉर्म जैसा उनको चाहिए था वैसा मिल गया भाई, हेंस प्रमोट एंड OPC। अब एक OPC ओपन करते हैं, नाम रखा है उन्होंने क्या, कासा हैंगआउट प्राइवेट लिमिटेड, क्या बात है, OPC
पूरा नाम ऐसे लिखा जाता है, आप जानते हो। 14 सितंबर को कंपनी ओपन कर लिया और अपना सारा जो बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप टू द कंपनी, वो बिल्कुल अपने सोलोमन की तरह से खुद उसके मेंबर बन गए 1% कंपनी के। और मिस्टर प्रसाद ने क्या किया कि अपने यंगर सन को मिस्टर विजय 21 साल का है, उसको नॉमिनी बना दिया। बहुत सही है भाई, मिस्टर प्रसाद आ गए, उनका नॉमिनी आ गया है विजय। मिस्टर आनंद जो इसके पुराने फ्रेंड हैं मिस्टर प्रसाद के, उनको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ये ओबीसी में मेंबर भले ही एक होगा, नॉमिनी एक होगा, लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। और मिस्टर प्रसाद ऑल्सो बिकम डायरेक्टर, वो खुद तो डायरेक्टर है ही। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। ये जो इनका सन है विजय, ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है भाई, बराबर, बिल्कुल क्या है, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ये। एंड फॉर सम सर्टिफिकेशन कोर्स वेंट टू अब्रॉड ऑन 23rd of October 2019। वो उसमें गया था ना भाई, अपने कहाँ पे, हंगरी गया था। कौन गया था? वो 3 इडियट्स के अंदर, बराबर ध्यान आया ना आपको? तो 3 इडियट्स में जैसे वो गया था हंगरी, वैसे ये भी चला गया भाई, फोटोग्राफर है। वापस से भाई साहब लौट करके आए हैं 1 मार्च 20 को, ठीक है। 19 में गए थे, मार्च 20 को वापस से आ गए हैं, ठीक है। ही एस्टैब्लिश फोटो स्टूडियो इन फॉर्म ऑफ ओपीसी। अच्छा, इसने खुद ने अपनी एक ओपीसी बना ली, बेस्ट क्लिक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे भी सवाल उठता है कि क्या एक से ज्यादा ओपीसी आप बना सकते हो क्या? देखते हैं ऑन 20 मार्च को। हालांकि एक में ये नॉमिनी है और एक में ये खुद मेंबर बना है, ठीक है। यानी 2 अभी तक नहीं बनाई है इसने, एक में नॉमिनी था, एक खुद ने बनाई। इन विच प्रसाद को नॉमिनी बना दिया। अच्छा, उल्टा हो गया भाई, उधर पप्पा ने बेटे को बनाया, इधर बेटे ने पप्पा को बना दिया मेंबर, बराबर। नॉमिनी, मेंबर तो खुद हो गए आप, नॉमिनी बना दिया। एंड ही बिकम सोल मेंबर, मेंबर बन गए खुद, और फादर को बना दिया नॉमिनी। वहां इसके पिताजी जो है वो मेंबर है और इसको बना दिया गया नॉमिनी। अब मिस्टर विजय ऑल्सो गेव हिज कंसेंट टू नॉमिनेट टू अनदर ओपीसी विच हिज एल्डर ब्रदर। अच्छा, इनके एक बड़े भाई साहब भी है, शेखर, मिस्टर शेखर। तो वहां पे भी ये नॉमिनी बनने को, मतलब बहुत डिमांड में है ये। वो भी कह रहा है मेरे नॉमिनी बनो, वो भी कह रहा है मेरे नॉमिनी बनो। तो ये मिस्टर शंकर के भी नॉमिनी बन गए। मतलब एक तरह से विजय जो है वो एक 2 कंपनीज का नॉमिनी बन चुका है और एक उसकी खुद की कंपनी है जिसका वो मेंबर है। अब अनफॉर्चुनेटली मिस्टर प्रसाद मेड एन एक्सीडेंट ऑन 25 मार्च। एक्सीडेंट हो गया इनका, इन विच ही लॉस्ट हिज लाइफ, डेथ हो गई है। नॉमिनेशन क्लॉज इन्वॉक्ड, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, मिस्टर विजय जो है वो चार्ज लेना चाहते हैं कासा हैंगआउट ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एज ए मेंबर विद एन इमीडिएट इफेक्ट। समझ रहे हैं? 30 अप्रैल को मिस्टर शंकर जो है was appointed as new nominee of कासा। अब चूंकि खुद मेंबर बन गया है तो इसका जो बड़ा भाई था शंकर, उसको एज नॉमिनी वो यहाँ पे लेके आ गया, जिसने अपना कंसर्न 31 मार्च को दे भी दिया है। अच्छा, ठीक है भाई। यानी एट प्रेजेंट ये तो 2 कंपनियों का मेंबर हो गया बच्चों, है ना। तो कुछ टाइमिंग वाइमिंग भी अपन ने पढ़ा है कि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। मिस्टर शंकर हु इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। अच्छा, अब ये शंकर जो इसका भाई है वो भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और उसका ओपिनियन है कि जो कासा हैंगआउट आपने जो कंपनी बनाई है ओपीसी, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में अमेंड करो और उसमें कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि हम दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा एक ऑब्जेक्ट भी जोड़ दिया जाए। ओह, कितना कितना जोरदार क्वेश्चन बनाया। अब बच्चों फाइनेंशियल ईयर किसी तरह से खत्म भी हो गया इनका, बड़ी मुश्किलों के साथ प्रसाद जी चले भी गए ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओपीसी विच इज नॉट कंटेनिंग कैश फ्लो। बच्चों ओपीसी है, आप जानते हो कैश फ्लो का क्या करना है, नहीं होता है। वो साइन किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ मिस्टर आनंद ने, जो अकेले डायरेक्टर बने थे प्रसाद के बाद में। सर ये बेटा आ गया था ना विजय, विजय बेटा मेंबर बना है, डायरेक्टर के लिए कुछ नहीं बोला है। तो 2 डायरेक्टर थे पहले, प्रसाद और आनंद। प्रसाद जी निकल गए, बराबर, तो आनंद यहाँ पे रह गए हैं और अकेले डायरेक्टर है, इसलिए उन्होंने साइन भी कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन में आपको कहा गया। तो आप देख सकते हैं बड़े जोरदार जोरदार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आगे का मैटर बहुत इजी होगा, बस आपको केस ढंग से पढ़ना पड़ेगा। With reference to appoint of Mr. Vijay and Mr. Shankar as nominee to Casa Hangout OPC Private Limited out of followings, who is eligible? वो कह रहे हैं भाई 2 पहले ये थे फिर ये थे, तो अब आप बताओ कि एलिजिबल होता कौन है। तो ये तो हर किसी को ये आंसर तो पता होता है कि ऐसी कंपनीज में नॉमिनी बगैर ज्यादा दिमाग लगाए नेचुरल पर्सन, रेजिडेंट और सिटीजन होना चाहिए बच्चों, बस माइनर को छोड़ करके। तो डायरेक्टली आपका आंसर है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टर शंकर जिनको बाद में नॉमिनी बनाया था, वो अपनी कंसर्न विड्रॉ करना चाहता है, क्या कर सकता है? क्या यस कर सकता है
कैसे कर सकता है बच्चों, ये समझिए। जब भी कोई नॉमिनी विड्रॉ करना चाहे कंसेंट को, तो एक तो कंपनी के मेंबर को, जो अकेला मेंबर है उसको बता दे, और दूसरा कंपनी को बता दे। फिर आरओसी को तो कंपनी खुद ही बताती रहेगी, आरओसी को कंपनी बताएगी, उस बंदे को नहीं बताना है। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट यहाँ पे लगा। सोल मेंबर और ओपीसी को उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, सीधा सीधा सा अपना प्रोविजन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बराबर। नेक्स्ट पे आते हैं। With reference to legal position of Mr. Vijay as member and nominee to various OPCs, which of the following statement is correct in reference to ceiling limit in relation to member? ये एक मेंबर कितनों में बन सकता है एज नॉमिनी और ओपीसी की तरह भी, और पर्सन अदर देन माइनर एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अब बहुत सीधा सा है बच्चों, एक ओपीसी का मेंबर आप सब जानते हो, और एक का नॉमिनी अगर वो बनता है तो उसको अलाउड कहा गया है। देख लीजिए कहाँ लिखा है, यस एनी नंबर गलत है, वन ओपीसी और नंबर ऑफ ओपीसी गलत है, कैन बी मेंबर इन वन ओपीसी एंड नॉमिनी इन अनदर वन ओपीसी, यही चीज करेक्ट होगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं रहता है, तो वो भी क्वेश्चन में दिया, तो हमने यहाँ पे उसका आंसर भी दे दिया। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, डी पे। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों आपने सीधा सीधा पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ओपीसी में एक ही डायरेक्टर हो तो उसी के साइन से काम हो जाएगा। नोट्स वापस उठा के पढ़िएगा, तो बिल्कुल ए नंबर आंसर सीधा सीधा से करेक्ट है। अब बच्चों शंकर जो नया बंदा आया नॉमिनी, वो चाहता है कि कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया जाए। तो क्या ये लिखना पॉसिबल होगा क्या? देखते हैं। कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बिल्कुल सही है, ना तो नॉन बैंकिंग का काम कर सकते हो, ना दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये लाइन तो सही दिख रही है। कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग बट कैन इन्वेस्ट सिक्योरिटी, गलत नहीं हो सकता है। कैन कैरी आउट नॉन बैंकिंग पॉसिबल ही नहीं है भाई। दोनों चीजें आपने पढ़ा है, ना तो ये बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग बिजनेस, और ना ही ये दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ए नंबर आंसर यानी ई का फर्स्ट नंबर आंसर हमारा करेक्ट चला जाएगा। तो ये आपके थे केस बेस्ड एमसीक्यूज। बराबर। आप कुछ नॉर्मल एमसीक्यूज भी आपको देके रखें, आइए उस पर भी बात कर लिया जाए। A is residing in Delhi and has a house in Mumbai. A B को अपॉइंट करता है और उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, टेक केयर ऑफ हिज हाउस, कि मेरे घर का ख्याल रखना। तो नेचर ऑफ एजेंसी कैसा है बच्चों? सीधा सीधा पता लग रहा है, जब पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे रहे हो रिटर्न के अंदर, तो एक्सप्रेस एजेंसी के अलावा तो कोई आंसर आपको सोचना ही नहीं चाहिए, कोई टेंशन है ही नहीं। चलिए जी, ओपीसी अगर है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी को कब फाइल करेगी बच्चों? अलग से पूरा प्रोविजन आपने पढ़ा हुआ है। और ओपीसी shall file a copy of duly adopted financial statement to the registrar in direct provision है 180 days from the closure of financial year। इसलिए इसमें भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस याद होना चाहिए आपको। ऐसी गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक चलेगी बच्चों, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन तक अगर कुछ चले तो वो हमारी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्या चीज है, वो कौन सा ऐड है जो स्कोप ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द एक्ट बताता है? स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बहुत सीधा क्वेश्चन, आई थिंक स्टडी मैट में भी होना चाहिए, प्रेम्बल के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, एकदम सीधी सी बात है। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। रोमा along with her 6 friend got incorporated रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड, ठीक है भाई, इन May 19, यानी 7 लोग हैं बच्चों, पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं, पब्लिक कंपनी ओपन किया है इन्होंने। पेड अप कैपिटल इनका खाली 30 लाख का है, वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अप्रैल के अंदर उसको ये पता लगा कि इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर कंपनी का जो है वो 2 करोड़ से कम का है। अब एडवाइस करो कि क्या हम इसको स्मॉल कंपनी मान सकते हैं क्या बच्चों? इतना क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारा दिमाग का बत्ती लगना चाहिए कि सर स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। बराबर। और जब ये ऑलरेडी पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है तो कितना है टर्नओवर 2 करोड़। अगर ये प्राइवेट होती तो मान भी लेता, लेकिन पब्लिक कंपनी है तो सवाल ही नहीं होता है कि स्मॉल कंपनी की तरह होगी। तो पहला आंसर तो यही गलत हो गया डेफिनेटली। अच्छा भैया कैसे कैसे डेफिनेटली हो ही नहीं सकता है ना। Small company is applicable only in case of private limited company OPC and therefore despite meaning of criteria small company is being a public limited company cannot enjoy। सीधा सीधा आंसर है सर, सॉरी भूल जाओ, कोई आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस एंजॉय नहीं करने दिया जाएगा। अगला क्या है? अनलाइक, अब अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर यही मिल गया आपने को सीधा सीधा। ठीक है चलिए जी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गया, मेरे ख्याल से 8 ही क्वेश्चन है, 9 है, 9 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट।
Red Flag Limited, which has registered office Delhi के अंदर है, 12,500 members is holding AGM in Ashoka Hotel. अच्छा साहब, अशोका होटल में उन्होंने AGM बुलाया है, बुला सकते हैं, बढ़िया चीज है. Despite this swangy arrangement, most of the member didn't turn up, आए नहीं, and quorum was not present. Quorum ही नहीं था within half an hour of the scheduled time and meeting. As a result, meeting जो है वो adjourn हो गई. चलो ठीक है साहब, adjourn हो गई. However, due to heavy bookings schedule, hotel authorities could not make available for adjourn meeting. वो हॉल तो सर ये प्रोवाइड कर नहीं पा रहे, सफिशिएंट स्पेस इन द सेम हॉल वेयर मीटिंग वाज ओरिजिनली कॉल्ड. वहां तो मीटिंग नहीं हो सकती थी. अलाउ करता है कंडक्ट ऑफ मीटिंग इन अ डिफरेंट हॉल ऑन अ डिफरेंट फ्लोर नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम. तो प्लेस चेंज हो गया एक तरह से, उस होटल में और कहीं पे कर दिया, होटल वो का वही है बराबर. प्लीज एडवाइज एट द ऑप्शन अवेलेबल. अब क्या ऑप्शन है अपने पास है बच्चों, नेक्स्ट वीक हो रही है, सेम टाइम सेम प्लेस, बीओडीज की डिजायर हो गई, बहुत सीधी सी बात है. तो सेम बैंक्वेट हॉल अगर अवेलेबल नहीं है तो कैन बी हेल्ड एट डिफरेंट प्लेस एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड. और कहीं पर भी आप कर सकते हैं इसको, नेक्स्ट वीक सेम टाइम तो है ही अपना, वो पॉइंट तो लग ही रहा है. तो इन्होंने कहा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, नहीं होगा एज द सेम हॉल इज नॉट अवेलेबल तो वापस 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा. अगर सेम अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकली करनी पड़ेगी. सब गलत है बच्चों. नेक्स्ट वीक आप बोर्ड की डिजायर पर प्लेस आपका कोई भी हो सकता है, डेट टाइम भी बोर्ड चेंज करता है, आप लोग जानते ही हो. तो 8 का बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है. चलिए जी नेक्स्ट पे आगे. श्रेयांश मशीनरी लिमिटेड ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड व्हिच वाज परचेज्ड लॉन्ग बिफोर. ओके, प्रॉपर्टी का रेट हाई हो गया, डिसाइडेड टू रीवैल्यूट द प्लॉट. अच्छा, वापस से रीवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं और चेंज करके 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्राइस करना चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से 20 लाख का बच्चों प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इन्होंने कमाया है. अब बोर्ड चाहता है कि ये 20 लाख रुपया काम में ले ले, फ्री रिजर्व 24 लाख के साथ मिला करके फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अगले एजीएम में, मतलब 24 लाख प्लस 20 लाख मिला करके काम में ले ले. तो बच्चों मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि रिवॉल्यूशन रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा और उससे डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता है. मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए. तो 20 लाख आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. सीधा सीधा सा बोला, एट द सेम कैन नॉट बी यूटिलाइज. बिल्कुल 24 लाख में से आप दे दो, इसमें से नहीं दे सकते. इन्होंने बोला 25% यूज कर सकते हो, इन्होंने बोला 50%, इन्होंने बोला 60. अरे कर ही नहीं सकते भाई, आप ये 20 लाख का यूज नहीं कर सकते थे. तो सीधा सीधा आप लोगों का आंसर 9th का ए नंबर चला गया. तो ये बच्चों थे आप लोगों के एमसीक्यूज. अब आता है डिटेल वाला क्वेश्चन. अरे फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे काय को लगता है कि हम लोग के बुक में दे के रखा है आपको. बोलो बोलो बोलो. मीटिंग्स वाले चैप्टर में सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया है भाई. विजय हमारा मेंबर है, मयूर इलेक्ट्रॉनिक का नाम वाम चेंज हो सकता है बराबर. कंपनी को रिटर्न में लिख करके देता है कि उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से चाहिए, क्या चाहिए, मीटिंग का नोटिस चाहिए. उसका एड्रेस किधर है भाई, कानपुर में चाहिए, और पैसा भी कंपनी के पास डिपॉजिट किया है. कंपनी ने उसको नोटिस भेजा लेकिन ऑर्डिनरी मेल से भेज दिया. अरे पैसा दिया था ना भाई तुमको, ऐसा क्यों किया, गलत किया. विजय डिड नॉट रिसीव दिस नोटिस एंड कुड नॉट अटेंड द मीटिंग. और फिर वो 12 बजाता है, कंपनी की बैंड बजा देता है, केस वेस ठोक देगा अभी. लेकिन यहाँ क्या बोला, क्या उसका आर्ग्यू सही है क्या? वो कह रहा है सर आपने नोटिस इम्प्रॉपर दिया है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसा जमा करा दिया, फिर तुमको कानपुर भेजना चाहिए था, काय को नहीं भेजा. तो बिल्कुल उसका मानना वैलिड है, बिल्कुल कंटेंशन एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है. सेकंड, क्या आंसर यही रहेगा क्या, अगर विजय रिमेन लंदन में रहता है 2 महीने के लिए ड्यूरिंग द नोटिस ऑफ द मीटिंग और मीटिंग हेल्ड, तो ऐसे केस में भाई हम लंदन भेजने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन हम कानपुर वाले एड्रेस के ऊपर अगर भेज देते हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी. ऐसा इसका आंसर आप लोगों ने भी पढ़ भी देंगे यहाँ से, लेकिन अपने नोट्स में अपनी बुक में सेम क्वेश्चन है आप लोगों ने किया हुआ है, तो ज्यादा इसके अंदर अपने को टेंशन नहीं है बराबर. अभी आंसर सारे पढ़ दूंगा मैं, चिंता मत करो. 2-3 क्वेश्चन एक बार एक साथ देख ले, फिर एक साथ आंसर पढ़ लेंगे. ये आंसर तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा अभी. सेकंड क्वेश्चन है शेखर. अच्छा, ये सर्विस टू नोटिस वाला जो आपका सेक्शन है भाई, उससे आप इसका आंसर बहुत आराम से लिख देंगे, ठीक है. फिर इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट नंबर के ऊपर आते हैं. शेखर लिमिटेड अपॉइंटेड एन इंडिविजुअल फर्म, सुरेश एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर. बहुत सही है सर. एजीएम 30 सितंबर 19 एंड ये हमारे सुरेश एंड कंपनी से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये बन गए ऑडिटर. मिसिस कमला, कौन है भाई कमला, वाइफ ऑफ सुरेश, सुरेश की वाइफ, वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देती है शेखर लिमिटेड के. मतलब जिस कंपनी में उनके पति देव, पति है क्या ऑडिटर, उसी कंपनी के वो ले लेती है शेयर्स. अरे झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया था, गुस्से में तो नहीं ले लिए.
और लिए अच्छा समझदार पत्नी है, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए का ही लिया है, बड़ी समझदारी की है, समझ रहे हैं आप लोग। 30 सितंबर को भाई साहब अपॉइंट हुए हैं और 15 अक्टूबर को वाइफ ने 1 लाख रुपए फेस वैल्यू के शेयर खरीद लिए हैं। धमकी देने के काम भी आ सकता है कि मेरी बात सुन लेना भाई, बहुत कपल चैलेंज चल रहे हैं आजकल, बराबर। तो धमकी सुन लेना, ज्यादा कुछ किया 1 रुपए का शेयर और खरीद लोगे, बैंड बच जाएगी तुम्हारी। सुरेश कंपनी ने कंटिन्यू किया, यस सर कंटिन्यू कर रहे हैं दो सर। डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आपने सीधा पढ़ा है, 141 है, 3 है, DA1 है, इतना याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर उसका पार्टनर रिलेटिव नहीं ले सकता है भाई, सॉरी ऑडिटर पार्टनर रिलेटिव नहीं ले सकता है, लेकिन रिलेटिव अगर लेता है तो फेस वैल्यू के 1 लाख, फेस वैल्यू 1 लाख तक अपने एग्जम्प्ट किया है, एग्जैक्ट 1 लाख रुपया लिया, एग्जम्पशन ले जाओ, उससे ऊपर होता तो डिस्क्वालीफाई होता तो कंटिन्यू कर सकता है। इनसे पढ़ेंगे अभी, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रमेश लिमिटेड प्रपोज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना चाह रहे हैं, पब्लिक को इशू करना चाह रहे हैं और आपसे पूछ रहा है रिपोर्ट्स बता। पिछले आरटीपी के अंदर भी सेम क्वेश्चन था, अभी देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स कौन कौन सी साथ में लगेगी, अभी पढ़ते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लें, आंसर पढ़ने में इजी रहेगा। सूर्या लिमिटेड, Surya Limited is engaged in manufacture of consumer goods and has got a good brand value. बहुत बढ़िया बात है भाई। ओवर द ईयर इट्स बिल्ट अ गुड रेपुटेशन एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट है उनका भाई। देखें क्या बैलेंस शीट है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल उनका इतना है, हाँ कितना भाई, 2,50,00,000 का, बराबर 2,50,00,000 का ऑथोराइज कैपिटल है, 25 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, 2,50,00,000 हो गए, बराबर। इशूड सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल है बच्चों कितनी, 10 लाख इक्विटी शेयर उनके पास में है। फेस वैल्यू देख ही रहे हो आप लोग, तो करीबन 1 करोड़ की हो गई होंगी इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। 2.5 करोड़ का है, 1 करोड़ का हो गया ये। फ्री रिजर्व उनके पास में इतने पड़े हुए हैं, 3 करोड़ के फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं भाई, बढ़िया। The board of director are proposing to declare a bonus issue for 1 share for every 2 shares. हर 2 शेयर पर 1 शेयर वो बोनस में देना चाहते हैं। बढ़िया भाई, ये इनके शेयर्स है जो इशूड है और उस पर हर 2 पर 1 देना चाह रहे हैं, तो दीजिए, बहुत खुशी की बात है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। हेल्प द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यही है एग्जिस्टिंग वाले, तो इनको हर 2 पे 1 बोनस शेयर देना चाह रहे हैं। द प्रोविजन वांट्स टू नो, अच्छा बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशंस, कंडीशन बताओ। और मैंने आपको प्रैक्टिकल टाइप का थ्योरी क्वेश्चन बना के दे दिया, बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, आर्टिकल्स में से आपको पेमेंट करना है और वो सारे पॉइंट जो है वो लिखने हैं। अभी पढ़ देते हैं पूरा प्रोसीजर, डायरेक्ट पॉइंट है। आपको पूछा बताइए स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, सो ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों। XYZ प्राइवेट लिमिटेड में एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ 60 लाख। मतलब XYZ अपने मेंबर से डिपॉजिट ले, मेंबर से तो ले सकती है भैया, पब्लिक से नहीं ले सकती, लेकिन मेंबर से तो ले सकती है ना। कितना, अगर एग्रीगेट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम 60 लाख हो, यानी जितना कैपिटल प्रीमियम और रिजर्व है उसके बराबर, यानी कि 100%। अरे कहीं तो पढ़ा है अपन ने, प्राइवेट कंपनी 100% ले सकती है। लिमिट जो 35 वाली थी वो इनके लिए थोड़ी है, तो ले सकती है 100%, करेक्ट जा रहा है। सेकेंड नंबर, गवर्नमेंट कंपनी जो एलिजिबल है सेक्शन 76 के अंदर, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सीडिंग 25%। ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है कि अपन ने किधर 35% पढ़ा है, 35% तक गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, कोई टेंशन नहीं है। अभी चेक कर लेंगे भाई आंसर क्या है, अभी पढ़ेंगे वहां से तो पता लगेगा, ठीक है। सिर्फ मैं लिख के रख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ तो ये करेक्ट लग रहा है, ये जरूर इनकरेक्ट लग रहा है, पहला वाला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट लग रहा है, पर चेक कर लेंगे बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं। व्हाट आर दी पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज इन द, बच्चों सेटिस्फेक्शन और रिलीज ऑफ चार्ज के केस के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आए तो क्या उसके लिए करना चाहिए। आरओसी के पावर्स पूछे तो डायरेक्ट चार्ज वाले चैप्टर में पहुंचो, उसका आंसर मिल जाएगा, आप लोग कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का बोले तो, चेतन लिमिटेड इश्यू करता है नोटिस फॉर होल्डिंग एजीएम ऑन 7 नवंबर। बढ़िया बात है। अरे बच्चों, अरे बुक का क्वेश्चन है, मेरे को नहीं करवाना ये, अपनी बुक का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है भाई, वो हमेशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो अपन बोलो बोलो, 21 क्लियर डेज वाला अपना पॉइंट है। 16 तारीख से 7 नवंबर तक का तुमको दिन कैलकुलेट करना है, बोला हुआ है 25 डेज इंक्लूडिंग सारे डेज मिला करके होने चाहिए ना, मीटिंग का डे एक दिन, सेंडिंग का एक दिन, रिसीविंग का।
तो मीटिंग वैलिड नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको, शॉर्टफॉल याद होना चाहिए। अब तो रट्टा मार लो भैया, 2 दिन का शॉर्टफॉल है, अपने को इतना भी याद है। क्या ये डीले कंडोन हो सकता है बच्चों? सेम क्वेश्चन है। यस सर, डीले अगर कंटेन होता कब होता? अगर वो मेंबर्स एग्री करते तो। कितना वो है ना कुछ प्रोविजन, 95% मेंबर एग्री करे तो ऐसा कुछ प्रोविजन है ना, वही तो आएगा इसके आंसर में। चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों अदर लॉ से पहले आपको कंपनी लॉ के क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले तो देख लो, क्लियर कट आपने लिख दिया। सेक्शन 20 मैंने कहा था, उसका पूरा प्रोविजन यहाँ पे आ गया। पूरा प्रोविजन बच्चों जो कुछ आपने पढ़ा है वो सब लिखिए, और लिखने के बाद कंटेंशन ऑफ विजय जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि नोटिस उसको प्रॉपर नहीं गया था। सेकेंड पार्ट में अपने को कितना लिखना है कि हम नोटिस देने के लिए बाउंड तो अभी भी है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे? कानपुर में, आउट ऑफ इंडिया नहीं। बाकी प्रोविजन आपका एज इट इज। सबसे पहले प्रोविजन यहाँ उन्होंने केस का रेफरेंस समझा दिया और यहाँ फाइनल आंसर आपको दे दिया, तो आप कर सकते हैं। चलिए जी, डिस्क्वालिफिकेशन आपको मैंने बोल ही दिया था, 141(3)(d)(1 के अंदर है। पहले प्रोविजन पूरा लिख दिया, 1 लाख तक अलाउड है, और फाइनल आंसर के अंदर स्पेसिफाई लिमिट के अंदर है, तो कोई गलती नहीं की है, कहीं पर भी आपको पोस्ट छोड़ने का जरूरत जो है वो नहीं है। बराबर, तो ये लिख करके फाइनल आंसर हमने दे ही दिया। क्वेश्चन भी इन्होंने समझा दिया है, तो क्लियर बोल दिया कि कहाँ गया भाई फाइनल आंसर किधर है। सुरेश एंड कंपनी कैन कंटिन्यू बच्चों, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। डेट्स वेट्स भी इन्होंने दे दिए यहाँ पे, तो बिल्कुल कंटिन्यू किया जा सकता है। बराबर, बहुत सही है। चलिए जी, सर ये 1414 क्यों दिया? अरे बच्चों ये वही है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद भी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है तो आपको वेकेंट करना पड़ता है। बराबर, लेकिन इसमें ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आया, बिकॉज ऊपर हमने बोल दिया 1 लाख तक अलाउ है, तो टेंशन मत लेना। अब सर ये प्रोस्पेक्टस वाले में क्या था बच्चों? प्रोस्पेक्टस में क्या क्या रिपोर्ट साथ में लगानी पड़ती है, इस पर इन्होंने क्वेश्चन बना करके बड़ा सा दे दिया। देखो इसको करते हैं एक बार। एज पर सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट, every prospectus issued on behalf of public company either with reference to its formation or subsequently or by on behalf of any person who or has been engaged or interested in the formation of a public company. सर इतना बड़ा तो हमको याद ही नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। every prospectus issued by or on behalf of public company, बराबर, shall be dated, यहां से लिख देना चलेगा, shall be dated and signed, shall state such information and set out such report of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सेबी स्पेसिफाई करे इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने को लिखनी है। बराबर, इतना अपने लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। जब तक सेबी कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं करेगा इसके बारे में, तो क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट अंटिल सेबी स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट अंडर दिस सबसेक्शन, द रेगुलेशन, जो सेबी एक्ट में जो रिपोर्ट्स की लिस्ट दी गई है बच्चों, वो अपने को फॉलो करनी है, वो इंफॉर्मेशन देनी है। भाई सेबी आपके लिए अलग से बताएगा, नहीं बताता है तो सेबी एक्ट में इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेंगे अपन, है ना। नाउ प्रोस्पेक्टस इशूड मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द, आप देखो बच्चों क्या क्या साथ में लग रहा है वो देख लो। डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, बराबर, बहुत सीधा सीधा सा। नंबर 1 पे, Number 2, statement to the effect that nothing in the prospectus contrary to the provision of the act. Number 2, दो चीजें आ गई, है ना। और अच्छा, नंबर 2 में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो कंपनीज एक्ट के या फिर अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट स्कैरा जिसको मैं बोला करता था, क्या सेबी कहीं भी किसी के प्रोविजन को वॉलेट नहीं किया है, उसके कॉन्ट्ररी में नहीं है। बराबर, इस एक्ट के प्रोविजंस पूरे किए हैं। ये दो अपने को, एक तो डिक्लेरेशन हो गई और एक स्टेटमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लमेश लिमिटेड, क्वेश्चन लिख दिया बच्चों कि ये इनको लगा देना चाहिए। दो ही चीजें अपन ने लगाने को बोला है, एक तो कंप्लायंस वाला इनका सर्टिफिकेट, और दूसरा बच्चों ये डिक्लेरेशन कि भाई हाँ हमने कहीं भी कुछ वॉयलेशन नहीं किया है। दो ही रिपोर्ट्स इसके अंदर आएंगी। तो मेन चीज है आपका फर्स्ट पैरा, जिसमें यहाँ से ये ले लेना, बीच का आप चाहो तो उड़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इतनी, इतना घबराना मत। बराबर, यहाँ से सीधा यहाँ तक कि सर सेबी बताएगा, हमको तो अभी तक पता ही नहीं है कुछ, सेबी को बताने तो दो। फिर भी हमने 2 पॉइंट्स उनको बता दिए, सर 2 पॉइंट फिर भी पकड़ो। एक हमारा डिक्लेरेशन वाला कि हमने सारा पूरा किया है, और बाकी जो 2-3 एक्ट है उसके प्रोविजन हमने कहीं पर भी कोई डिसोबे नहीं किया। हमने ऐसा नहीं है कि हम फॉलो नहीं किया हो, ये अपने को आंसर में दे देना चाहिए। बराबर, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अपन, कि आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों का बिल्कुल भी। बोनस शेयर कहां से देना, किधर से देना बच्चों, पूरी कंडीशन जितनी आपने पढ़ी, ऑथराइज आर्टिकल से, बोर्ड का रिकमेंडेशन, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पेमेंट पूरा आना चाहिए, फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, पार्टली पेड अप है तो पहले फुल्ली पेड अप करो। सेम टू सेम प्रोविजन बच्चों आप लोग लिख देंगे। फिर कितना बोनस शेयर देना है, कितना काम में आएगा, वो भी आपको पता है, 1:2 के रेशियो में
तो हाफ आप इशू कर रहे हो भाई, इतने रुपीस के शेयर हैं और 2 पे 1 दे रहे हो, तो इतने मतलब आप इशू करना चाह रहे हो, उतना पैसा आप बोनस का रिजर्व में से ले लेंगे। ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बहुत आराम से आप लोग प्रोसीजर लिख सकते हो, ठीक है। अब वो करेक्ट और इनकरेक्ट वाला बच्चों, तो सेक्शन कहता है सर, कई बार आप लोग पूछे रूल्स लिखना जरूरी है क्या, याद रहे तो ओके, नहीं तो चलेगा। A company shall accept any deposit from its member together with amount of other deposit outstanding as the date of acceptance of deposit not exceeding 35%। अपन ने पढ़ा हुआ है बराबर 35%, लेकिन आगे क्या बोला है, a private company may accept from its member money not exceeding 100% of the aggregate of paid up share capital reserve and premium। समझ रहे हैं बात को। तो इस क्वेश्चन में अगर 60 लाख का उनका है और साथ में आरओसी को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है, पूरी टेबल बना के दी है मैंने आपको बुक के अंदर बराबर। तो यहाँ पे अगर 60 लाख का है और 60 लाख लेना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रू है, सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो। सेकेंड वाला पॉइंट, government company is not eligible to accept or renew deposit under section 76 if the amount of deposit together with the amount or other deposit outstanding as on the date of acceptance exceeding 35% है बच्चों, जबकि यहाँ तो 25% भी रोक रहे हैं हमको, गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि खाली 25% ही ले सकते हो, गलत है, 35% तक लिया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था बराबर। 6 क्वेश्चन बच्चों, चार्ज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नंबर, मुझे कुछ भी बताने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा 83 वाला सेक्शन आपके पास में है, सेक्शन याद करना और इसको लिख देना बराबर। चलिए जी, फिर अपना वही वाला पॉइंट भाई, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन 101 आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी, क्लियर डेज वाला अपना पॉइंट है, ये देख लो सीधा सीधा सा 21 क्लियर डेज, 7 पे मिला करके 25 दिन है ना। मीटिंग तो वैलिड नहीं है, कितना शॉर्टफॉल है, 2 दिन का शॉर्टफॉल है, ये भी अपन ने किया है बच्चों बराबर से। और यहाँ पे अभी कंडोन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग स्पेसिफिक रिगार्डिंग द कंडीशन इन डिले इन गिविंग नोटिस। पहले से हो सकता था बच्चों, समझना, अगर पहले से कंसेंट ले लिया जाता, पर यहाँ तो नोटिस दिया जा चुका है, डिले इन गिविंग नोटिस कॉलिंग द मीटिंग माफ नहीं किया जा सकता, ये तब होता। सर वो लिखेंगे 95% वाला लिख देना, लेकिन चूंकि यहाँ दिया जा चुका है इसलिए अब कोई माफी नहीं मिलेगी, ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए था। चलिए जी, तो यहाँ आकर के आप लोगों का कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन है वो तो पूरा हो गया। फटाफट से आ जाते हैं हमारे अदर एक्ट्स के कुछ क्वेश्चन है बच्चों, कुछ जो मुझे मेन बताना है आपको वो हम डिस्कस कर लें, बाकी थ्योरी क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेंगे। आइए देखिए क्या लिखा है, संदीप गारंटीज फॉर गौरव, ठीक है भाई, संदीप हमारा श्योरिटी हो गया, गौरव जिसको श्योरिटी दिया है डेटर हो गया, रिटेल टेक्सटाइल मर्चेंट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख for which Sharma the supplier credited हमारा from time to time supplier credit 3 month। बच्चों अगले 3 महीनों तक 1 लाख रुपया देने को बोला है, काय को मेरे को कंटिन्यू गारंटी का पॉइंट लग रहा है, क्या कहते हो, वही होगी कहानी पुरानी, अपनी वही कहानी, कौन सी पुरानी, आफ्टर 1 मंथ ये तो संदीप है, इसने अपने गारंटी वापस ले लिया, शर्मा जी तब तक कुछ तो सप्लाई कर चुके होंगे बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, 40,000 के गुड्स ऑलरेडी सप्लाई कर दिए थे, 1 लाख तक का गारंटी। अब क्वेश्चन मुझे पता है क्या पूछेंगे आपसे, क्या गारंटी रिवोक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, कंटिन्यू गारंटी रिवोक हो सकती है, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए जो 40 ऑलरेडी दे दिए गए उसके लिए रिवोकेशन नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, डिसाइड वेदर संदीप इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज ऑफ एनी सब्सिक्वेंट क्रेडिट, यस, रिटर्न के बाद के लिए आप फ्री हो। क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर वो 40,000 रुपए नहीं दे पाता है, 40 के लिए संदीप रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर गौरव ने पे नहीं किया। तो बच्चों बहुत इजी वाला मैटर है, सेम अपनी बुक के क्वेश्चन है, चेंज है ही नहीं, आप कर चुके हो ये बच्चों। नेक्स्ट वाला भी तुमको आता है, अरे अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, पोपटलाल की छतरी, राज गिव्स हिज अम्ब्रेला टू मनोज ड्यूरिंग रेनी सीजन टू बी यूज्ड फॉर 2 days। 2 दिन एग्जाम में बेटा छतरी लगा के चला जाना, मनोज ने रख लिया 1 सप्ताह तक, 1 वीक यानी पर्टिकुलर टाइम से एक्सटेंड रख लिया, वापस आ रहा था, भाई साहब फिसल गए, सेम क्वेश्चन किया है बच्चों, और अम्ब्रेला बैडली डैमेज हो गई है, लॉस कौन बियर करेगा, सब जानते हो। राज ने मनोज को दिया तो मनोज ही बियर करेगा, बिकॉज आपने टाइम से ज्यादा उसको काय को रखा, वापस क्यों नहीं किया। मेरे ख्याल से कर लोगे आप लोग बहुत आराम से, अभी आंसर पढ़ा भी दूंगा आपको, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई सर ये क्वेश्चन पढ़ा है, बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टाइम पे वापस करना, नहीं किया लॉसेस हुए तो बेली बियर करेगा, ऐसा हमने पढ़ा है। यहाँ क्या है पढ़ लेंगे। राहुल ने एक चेक ड्रॉ किया अमन के फेवर में, चेक देने के बाद में राहुल ने उसको अमन को रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे पैसा नहीं है तो स्टॉप पेमेंट लग जाएगा, है ना, गिव स्टॉप पेमेंट। अच्छा, उसको राहुल को बोला, राहुल ने चेक दिया, किसको दिया, अमन को, तो
अमन को रिक्वेस्ट किया भाई मेरे चेक प्रेजेंट मत करना, मेरे पास पैसा नहीं है, अपन ने सेम केस पढ़ा है बच्चों बराबर, और उधर बैंक को भी स्टॉप पेमेंट का रिक्वेस्ट भेज दिया बराबर की जो अमन को चेक इशू किया उसके लिए स्टॉप पेमेंट लगा दो। अब आपको बताना है क्या राहुल ने इधर कोई ऑफेंस किया है क्या? बिल्कुल किया है सर, एक बार चेक इशू करने के बाद में नहीं अगर आपके पास पैसा है तो 138 लगेगा डिसऑनर होते ही। और ये जो आर्ग्यू आप दे रहे हो कि मैंने उसको रिक्वेस्ट कर दिया था, सेक्शन 140 कहता है कि ऐसा कोई रीजन यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। अभी आंसर पढ़ लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों जनरल क्लॉजेज एक्ट का है, आपको बोला डे और डेट बतानी है आपको। अच्छा, रेगुलेशन कब फोर्स में आते हैं उसका डे और डेट बताना है। 2 पॉइंट पूछे। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जहां पे कोई डेट मेंशन नहीं हो, तो मेंशन नहीं हो तब तो नोटिफिकेशन वाली डेट प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलने के बाद। और अगर डेट मेंशन है, जैसे यहाँ पे ये इशू किया है नोटिफिकेशन 14 अगस्त का, लेकिन नोटिफिकेशन में डेट लिख दी है इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, तो फिर 1 जनवरी से होगा भाई, सीधी सी बात है। प्रेएम्बल का क्या मतलब होता है ये आप लोग सब जानते हो, फिर एग्जाम्पल आप लोग वहां लिख सकते हो। मैं आपको आंसर पढ़ाता हूं इसके। आइए, लंबे सफर पर चलते हैं आंसर के लिए। भाई साहब किधर हो आंसर? ये रहा। यस बच्चों, ये तो मुझे पढ़ाना ही नहीं है, सेक्शन 130 देखना और पूरा प्रोविजन क्लास में डिस्कस है, अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। लाइबिलिटी ऑफ संदीप प्रीवियस ट्रांजैक्शन के लिए 40,000 के लिए बिल्कुल रहेगी, लेकिन जो आपका रिवोकेशन हो गया उसके बाद के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ये अपने को इसके आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा। प्रीवियस ट्रांजैक्शन के लिए 40 के लिए है, बिल्कुल अभी मना कर ही नहीं रहे, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है बच्चों? प्रोविजन वगैरह सब आपको आता है। नेक्स्ट पे आ गया मैं वो बेली वाले पॉइंट के ऊपर। तो पहले तो हमने प्रोविजन लिख दिया, बेली का ड्यूटी है कि उसके डायरेक्शंस को फॉलो करे, बिना डिमांड उसको टाइम एक्सपायर के टाइम पे वापस कर दे। बाय द डिफॉल्ट ऑफ बेली, सेक्शन 161 भी लग रहा है, अगर रिटर्न नहीं करता है, टेंडर नहीं करता है प्रॉपर टाइम पे, तो रेस्पॉन्सिबल है बेलर के लिए एनी लॉसेस रिस्ट्रिक्शन जो कुछ भी हुआ। अब बच्चों यहाँ पे केस समझा दिया है, रीजनेबल केयर का पार्ट था, टाइम पे आपने वापस दी नहीं है, तो क्या लिखा है? मनोज जो है उसको बियर करना पड़ेगा, ही फेल टू रिटर्न द अम्ब्रेला विद इन स्पेसिफाइड टाइमिंग। और क्लियर कट बोला हुआ है बच्चों, एकदम क्लियर कट है। अगर आप टाइमली नहीं रिटर्न करते हैं तो जो भी लॉस हुआ, अब आपकी गलती हो चाहे नहीं हो, टाइमली रिटर्न कर देना चाहिए था, कि अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। वही आंसर। अब बच्चों 138 वाले क्वेश्चन पे एज पर फैक्ट स्टेट इन द क्वेश्चन, राहुल ने चेक इशू किया और सामने वाले को रिक्वेस्ट किया मत देना, बैंक को भी बोला बच्चों, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं। पहले तो 138 यहाँ पे आप लोग समझा दोगे, 138 को क्लियर कर समझाना। सर 139 भी समझा है, वो भी पढ़ो मेरे साथ। Once a check issued by drawer, a presumption under 139 of NIA follows, and merely because the drawer issued a notice, therefore the drawee or bank for stop of payment not preclude an action under 138। बच्चों 139 क्या कहता है? एक बार अगर चेक इशू आपने कर दिया है, फिर भले ही आप बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जिस बंदे को चेक दिया भाई उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चेक नहीं प्रेजेंट करे, स्टॉप कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर 138 का एक्शन तो होगा अगर चेक डिसऑनर हो गया तो पक्का होगा बच्चों। तो पहले क्या करोगे, 138 समझा दोगे बराबर, बिल्कुल जैसा आप लोग ने पढ़ा है, सजा वजह सब लिख देना इसमें। फिर बच्चों 140 भी क्या कहता है? 140 भी यही चीज कहता है बच्चों, सेक्शन 140 स्टेट्स दैट इट शैल नॉट बी ए डिफेंस। जब 138 में आपके अगेंस्ट से प्रोसिक्यूशन होगा, आपको डबल अमाउंट का पेनल्टी या 2 साल का जेल होगा, तो आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर, कि जब मैंने चेक दिया मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा चेक डिसऑनर होगा। याद करो मैंने क्या कहा था, मैं आपको एक चेक दे दूं, मुझे लग रहा था किसी पार्टी से पैसा आ जाएगा, लेकिन उस पार्टी से पैसा आया ही नहीं, इस वजह से डिसऑनर हो गया। लॉ कहता है नहीं भाई नहीं, ऐसे हम किसी के मन की बातों को कैसे जानेंगे। तो आप ये आर्ग्यू कर रहे हो कि जब चेक दिया तब मुझे ये नहीं सोचा था मैंने कि पैसा नहीं होगा, मैंने तो गुड फेथ में चेक दिया है, ऐसे दिया है, बहुत ईमानदारी से चेक दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। प्रेजेंटमेंट हुआ और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप 138 के अंदर आ गए, बस इतना आपने को ध्यान में रखना है। तो राहुल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ऑफेंस किया है, उसने बिल्कुल ऑफेंस माना जाएगा चेक डिसऑनर का 138 में, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर मैंने आपको कहा था पहले वाले में जहाँ डेट मेंशन नहीं है तो हम लेते हैं जब कंसेंट मिला प्रेसिडेंट का और नोटिफाई हुआ, ये अपने को पता ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने किए हैं। सेकेंड वाले में अगर कोई डेट आपको दे दी है उसके अंदर एनफोर्समेंट की, तो वो डेट काम आएगी। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी दे रखी थी बच्चों,
हुआ भले ही कौन सी भी डेट पे इश्यू हुआ, लेकिन डेट था कि 1 जनवरी से अप्लाई करेंगे। जैसे जीएसटी भी आया, तो अगर आप पहले गया लेकिन डेट दे दी कि इस फर्दर डेट के ऊपर हम लोग 1 अप्रैल से अप्लाई करेंगे, तो वो मानी जाएगी। और प्रेमबल का मतलब तो आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, बराबर। और एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको दे के रखा है कि जहाँ पे कोई वर्ड या फ्रेज ऐसा है जहाँ डाउटफुल मीनिंग आ रहा है, दो मीनिंग एक जैसे एक्ट में लग रहे हैं, तो फिर हम जाकर के देखते हैं कि क्यों ये बना होगा, क्या इसके पीछे का हिस्ट्री क्या रही होगी, क्या ऑब्जेक्ट रहे होंगे, क्या स्कोप रहे होंगे, वो सारे हम लोग पढ़ते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आप लोगों का था आरटीपी 2020। ये एग्जाम्पल भी है बच्चों, यहाँ पे सेम एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो मे वर्ड का यूज वाला। इसका आपको प्रेम्बल में जाकर के देखना पड़ा कि भाई हिंदू हिंदू से शादी करेगा, ये कंपलसरी प्रोविजन है या वॉलंटरी प्रोविजन था, क्योंकि मे से तो ऐसा लगता है कि ये वॉलंटरी प्रोविजन है, बराबर। याद आया आपको? सेम आपके बुक में, स्टडी मैट में, सब जगह सेम एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आकर के बहुत फटाफट से हम लोगों ने हमारा आरटीपी कर लिया है। तो अच्छे से आप लोग आरटीपी करिए, और भी वापस आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा, कुछ बहुत खास चीजें लेकर के आऊंगा आपके लिए। तब तक वेट करिए और अच्छी सी तैयारी करिए, खूब जम करके पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।